आज हम इस वीडियो में इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी? तो आपके पास ऑप्शन ए है सालुवंश, ऑप्शन बी है रामराय, ऑप्शन सी है कृष्णदेव राय और ऑप्शन डी है हरिहर और बुक्का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हरिहर और बुक्का दो भाई थे और इन्होंने ही अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की, जो कि 1336 से 1485 ईस्वी तक था। और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है तुंगभद्रा नदी के तट पर की। तुंगभद्रा नदी के तट पर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और इन्होंने वेदों के भाष्यकार सायन की प्रेरणा से तुंगभद्रा के तट पर विजयनगर की जो है स्थापना की थी। किसके प्रेरणा से की थी? इन्होंने सायन की प्रेरणा से की थी। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। आगे प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक पारसी संप्रदाय से संबंध रखती है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जैन अवेस्ता, ऑप्शन बी है बाइबल और ऑप्शन सी है गीता, ऑप्शन डी है तोरह। तो तोरह की अगर हम बात करें तो यह यहूदी धर्म से संबंधित है। गीता जो है हिंदू धर्म का ग्रंथ है। बाइबल जो है ईसाई धर्म से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन अवेस्ता जो है पारसी संप्रदाय से संबंधित पुस्तक है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि 100 वर्ष तक भी स्वराज नहीं आएगा यदि अस्पृश्यता का उन्मूलन ना किया गया? तो आपके पास ऑप्शन ए है अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी है बाबा रामचंद्र। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि अगर 100 वर्ष तक भी स्वराज नहीं आएगा यदि अस्पृश्यता का उन्मूलन ना किया गया। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक निम्न में से कौन थे? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है मेगस्थनीज, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी है अशोक। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ए कौटिल्य। और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त और चाणक्य कहा जाता है और इन्हें ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। और अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें इस पुस्तक के बारे में तो यह एक राजनीति से संबंधित पुस्तक है या राजनीति की एक पुस्तक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना, ऑप्शन बी है युद्ध के प्रयासों में अनिवार्य आर्थिक सहायता प्रदान करना, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन को कुचलना और ऑप्शन डी है बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल भेज देना। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी और इसे काला कानून की भी संज्ञा दी गई है। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चार वेदों में से एक वेद नहीं है? तो आपके पास यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आयुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद और ऑप्शन डी है सामवेद। तो यहाँ हम बात करें चार वेदों की तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो यह सबसे प्राचीन वेद है वेदों में। अथर्ववेद की बात करें तो इसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है। सामवेद की हम बात करें तो इसे संगीत का जनक कहा गया है। तो और हमारा चौथा जो वेद है वो है यजुर्वेद।
ये हमारे 4 वेद हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है एक चिकित्सा की एक शाखा है, चिकित्सा की एक शाखा है ये है। और आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध या महान विद्वान धन्वंतरी जो थे, धन्वंतरी जो थे आयुर्वेद के महान विद्वान रहे हैं ये। आगे प्रश्न पे चर्चा करते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 4 वेदों में से एक वेद नहीं है। ये प्रश्न हो गया है। हम अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई। यहाँ हम इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यहाँ का पहला प्रश्न है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है बनारस और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। गांधी जी के जो सार्वजनिक उपस्थिति थी वो बनारस में हुई थी। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय मदन मोहन मालवीय जी के बुलावे पर ये बनारस गए थे। बनारस गए थे कहाँ, BHU के स्थापना समारोह में शामिल होने के लिए ये बनारस गए थे। और इन्होंने वहाँ पर 6 फरवरी 1916 को अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया। और वहाँ उन्होंने बनारस में गंदगी की निंदा की। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। 8वां प्रश्न है, मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इस्तेमाल होती थी। तो आपके पास ऑप्शन है ए उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है अरबी और ऑप्शन डी है हिंदवी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फारसी। फारसी जो थी मुगल साम्राज्य में या मुगल काल में जो थी, मुगल काल की जो थी राजभाषा हुआ करती थी ये। और मुगल काल के जो बहुत ही अच्छे साहित्य मुगल काल के कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों की अगर हम बात करें तो उनमें तुझो की जहांगीरी, यह फारसी भाषा का एक कृति है। दूसरा हम बात करें आईने अकबरी, ये जो है अकबरनामा का ये तीसरा खंड है, आईने अकबरी। और इसकी एक और कृति है जो है फतवा ये जहांगीरी। ये जो है महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी गई हैं। तो ठीक है, हमारे इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी फारसी भाषा। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए है जोधपुर, जयपुर, भोपाल, ऑप्शन बी है श्रीनगर, सूरत, शिमला, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, जयपुर, आगरा और ऑप्शन डी है बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जो है ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश काल में ये जो 3 शहर प्रमुख औपनिवेशिक शहर थे
तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ऑप्शन बी है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ऑप्शन सी है अपनी समृद्ध विरासत को बचाए रखना और ऑप्शन डी है भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया है और भाग 4 में जो है भाग 4 का में इसका उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में जो है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। बाद में इसमें 11वां भी मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया है। तो वर्तमान में जो संख्या है 11 है, 11 मूल कर्तव्य हैं। और सरदार स्वर्ण सिंह समेत सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जो है इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम और 10 प्रश्नों के लेकर आएंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।